में ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन के बीच घटी घटना। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मजिस्ट्रेटी जांच के दिए आदेश। कहा, मामले में जो भी होगा दोषी उस पर होगी कार्रवाई। श्रीनगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, सरकार ने जनता को लेकर एक भी वादे नहीं किए पूरे। बागेश्वर में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को लगेगा टीका। जिला चिकित्सालय बागेश्वर में शुरू हुआ काम। व्यवस्थाओं और तैयारियों का लिया गया जायजा। 17वें रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। इंटरनेशनल पायनियर क्लब दिल्ली शाखा ने कराया आयोजन। नवीन तिवारी राष्ट्रीय महासचिव का किया गया जोरदार स्वागत। चलिए खबरों की शुरुआत गैरसैंण से करेंगे, जहां भराड़ीसैंण में विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। वहीं प्रश्नकाल में विधायक काजी निजामुद्दीन के प्रश्न पर सरकार की ओर से पर्यावरण मंत्री ने हरक सिंह रावत ने अवशिष्ट प्रबंधन विषय पर अपना पक्ष रखा। वहीं चमोली आपदा पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रश्न पर हरक सिंह रावत ने अलार्मिंग सिस्टम की जानकारी दी। बता दें कि विधायक देशराज कर्णवाल के अनुसूचित जाति उप योजना के समग्र उत्थान के प्रश्न पर समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। वहीं विधायक प्रीतम सिंह ने चमोली और बागेश्वर में संचालित वृद्धावस्था में आवंटित बजट की जानकारी मांगी, जिस पर समाज कल्याण मंत्री ने विस्तृत पूर्वक जानकारी दी। विधायक प्रीतम सिंह पवार ने कोविड-19 महामारी में यातायात ठप रहने से हुए नुकसान और उनकी परेशानी को कम करने के लिए सरकार के प्रयास के बारे में भी पूछा। वहीं उत्तराखंड अध्यादेश 2021 सदन के पटल पर पेश हुआ। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने अध्यादेश सदन के पटल पर रखा। जहां 2021 सदन के पटल पर रखा गया, वहीं यूपीसीएल की पिछले 4 साल की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। पिटकुल की पिछले 4 साल की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। साथ ही यूजेवीएनएल की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 सदन के पटल पर रखी गई। वहीं उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2019 सदन के पटल पर पेश किया गया। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के विनियमों को सदन के पटल पर रखा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बजट सत्र कुछ नया लेकर आएगा और ये बजट आम आदमी के लिए बड़ा संदेश देने वाला होगा। ये बजट सत्र कुछ नया लेकर आएगा उत्तराखंड के लिए और सामान्य जो व्यक्ति हैं उनको लेकर उनके लिए ये बजट एक बड़ा संदेश देने वाला बजट होगा। और मुझे लगता है कि आम आदमी उससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेगा। उसके मुताबिक जब हम 1.5 लेन की सड़क वहां पर बनती है, जहां पर कम से कम 3000 व्हीकल ये प्रतिदिन वहां पर चलते हैं, यहां पर केवल 300 व्हीकल चलते हैं। लेकिन मैंने पिछले महीने 28 तारीख को अल्मोड़ा में एक घोषणा की थी कि हम सभी ब्लॉक मुख्यालयों को जिन पर ट्रैफिक कम है उनको 1.5 लेन से जोड़ेंगे और जिन पर ट्रैफिक ज्यादा है, जैसे मैदानी जनपद है, उन पर ट्रैफिक काफी होता है, तो उसको डबल लेन से जोड़ेंगे। ये मैंने घोषणा किया था। फिर मैं बीच में जब आपदा के समय आया था तो उस समय मैंने गोपेश्वर में भी ये बात, आपदा से पहले जब मैं आया था तब भी मैंने ये बात की। मैं समझता हूं कि कुछ तत्व ऐसे हैं कि जो इस बहाने अपनी राजनीति करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, बाकी वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भ्रम हमने पहले ही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल जी, विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है आज, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री का कहना है कि ये बजट आम आदमी के लिए बड़ा संदेश लेकर आने वाला है। क्या लगता है, महंगाई और पेट्रोल और रसोई गैस के दामों में जो इजाफा हुआ है उससे इस बजट के चलते जनता को कुछ राहत मिल पाएगी? बिल्कुल सही बात है प्रगति। अगर हम बात करें, जो सरकार दावा कर रही है कि जो महंगाई का जो मुद्दा लगातार उठता जा रहा है, उन्होंने कहा ये जो बजट आएगा ये बजट ऐसा आएगा जो आम लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जो जनमानस है उसको इसका लाभ मिलेगा और ये बजट ऐतिहासिक बताया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री लगातार इस बात पे दावा कर रहे हैं। आज भी उन्होंने भैरसैंण में ये दावा किया है कि ये जो बजट आएगा, क्योंकि ये बजट जो सरकार का अंतिम बजट है, इसके बाद सरकार
यहाँ चुनाव में चली जाएगी और जो नई सरकार आएगी फिर 2022 में उसका बजट आएगा, तो सरकार का यही कहना है ये जो बजट होगा ये आम जनमानस के लिए होगा और इसमें बहुत राहत होगी। उन्होंने कहा कि इसमें विशेष कर से कई चीजों का ध्यान दिया गया है, रोजगार हो, महंगाई हो और अन्य जितनी भी चीजें हैं, कैसे हम लोगों को राहत दे सकें, इस पूरा समावेश जो है इस बजट में दिखाई देगा। जी बिल्कुल कमल जी, इस दौरान चूंकि अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, कोरोना की वजह से पहले ही बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं, उनका व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है। अब महंगाई बढ़ती जा रही है जिसको लेकर के जनता के ऊपर आर्थिक संकट एक बार फिर से मंडराने लगा है। तो इस बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं, क्या राज्य सरकार जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएगी? बिल्कुल से बात है प्रगति, अगर इसमें कहें तो कई चीजें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार के पास होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो राज्य सरकार के पास होती हैं और राज्य सरकार उनमें अपना जो टैक्स होता है, जो अपना प्रतिभार होता है वो कम कर सकती है, उससे राज्य की जनता को राहत दे सकती हैं। जैसे अगर हम गैस की बात करें तो ये पूरा जो चीजें हैं ये सब केंद्र सरकार के पास है, लेकिन डीजल, पेट्रोल और अन्य चीजें जो हैं उसमें राज्य का भी अपना टैक्स होता है, अपना कर होता है, तो उसमें राहत दे सकती है। तो वही अगर हम बात करें तो लोगों को उम्मीद है पूरी, जिस हिसाब से ये लगभग 92-93 पेट्रोल चला गया, डीजल भी लगभग 82-83 रुपए हो गया, कई चीजों का इसका, जिससे अगर हम बात करें, हम देखते हैं कि इससे इसकी बिक्री भी कम हुई है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें भी सोच रही है कि लगातार महंगाइयां बढ़ती जा रही है, चुनाव में भी जाना है, तो कहीं ना कहीं ये अंतिम बजट है तो उसमें बजट ऐसे लाया जाए जिसका आगे भी लाभ मिल सके और जनता को भी राहत मिल सके। वहीं लगातार जो मुख्यमंत्री है, जिनके पास वित्त मंत्री का चार प्रभार भी है, उनका यही कहना है ये जो बजट होगा ऐतिहासिक होगा, ये आम जनमानस के लिए बजट है और इसमें कई खुशियां, कहीं राहत देने वाली बात की है। तो वही 4 तारीख को अगर हम बात करें तो 4 तारीख को बजट यहाँ पर गैरसैंण में पेश होना है। अब वही देखना है जो दावा कर रही है सरकार, जो लगातार मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री दावा कर रहे हैं, जब 4 तारीख को बजट होगा वो कैसा बजट होगा, ये आने वाला समय बिल्कुल कमल जी, तो 4 तारीख को जो बजट पेश होगा उसमें देखना ये होगा कि जनता को क्या कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि इस दौरान विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है, प्रश्नकाल हुआ। इस दौरान हरक सिंह का कहना है, उन्होंने हरक सिंह ने चमोली आपदा को लेकर के अलार्मिंग सिस्टम की जानकारी दी है। ये अलार्मिंग सिस्टम क्या है, इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी जनता को बताइए। हाँ प्रगति, अगर आज देखा जाए तो बजट का दूसरा दिन था, क्योंकि पहले दिन जब सत्र स्टार्ट हुआ तो अभिभाषण हुआ था महामहिम राज्यपाल का, उसके बाद हंगामा भी हुआ था, कांग्रेस ने पूरा वॉकआउट किया था अभिभाषण का, तो उसके बाद आज दूसरा दिन है जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो यहाँ पर सदस्यों ने अपने अपने प्रश्न रखे, उसके जवाबों में कई मंत्रियों ने जवाब दिए। वहीं जो हरक सिंह रावत हैं उन्होंने कहा है कि जो यहाँ आपदा आई थी इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की गई है, अगर जैसे उस समय आपदा आई थी, लोग काम कर रहे थे, पता नहीं चल पाया था, पर उनका ऐसा प्रयास है, ऐसा अलार्मिंग सिस्टम लगाया जा रहा है जिससे लोगों कहीं ना कहीं बचाव हो सकता है। जैसे कि घंटी बजती है लगातार पता चलता है, ऐसे कुछ अलार्म सिस्टम का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिससे लोगों को जानकारी मिलती है और लोग उस चीज से बच सके। कुछ समय पहले ऐसे बता दिया जाएगा। देखा तो यहाँ पर जितने भी घाटों पे हैं, यहाँ पर अगर हम टिहरी डैम से यहाँ तक देखें तो टीआरडीसी ने भी एक ऐसी व्यवस्था की गई है, लगभग आधे या 1 घंटे बाद एक सायरन बजता है, उससे यह इंडिकेशन हो जाता है कि अब पानी बढ़ने वाला है। तो इसी प्रकार का एक अलार्म सिस्टम वहां भी व्यवस्था की गई है जिससे लोगों को राहत मिल सके, लोगों को बचाव हो सके, लोगों को जानकारी मिल सके और लोग चौकस हो सके। तो इस प्रकार का एक सिस्टम वहां डेवलप किया गया है। वही जानकारी आज उन्होंने प्रश्नकाल में यहाँ पर दूसरे दिन सदन में दी। जी बिल्कुल, तो अब लगातार राज्य की जनता को राहत देने की प्रयास लगातार त्रिवेंद्र सरकार कर रही है। वहीं विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो गई है, आज दूसरा दिन है, 4 मार्च को बजट पेश होना है। अब देखना ये होगा कि आगे बजट में जनता के लिए क्या कुछ राहत है। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और अब बात गैरसैंण की करेंगे, जहां गैरसैंण के पास दिवालीखाल में घाट विकासखंड के लोगों की तरफ से सड़क चौड़ीकरण को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन के बीच घटित घटना को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जो भी दोषी है उसका भी संज्ञान लिया जाएगा और अगर कोई निर्दोष है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर जिन पर ट्रैफिक कम है उनको 1.5 लेन से जोड़ने और ज्यादा ट्रैफिक वाले जिलों को डबल लेन से जोड़ने की घोषणा पिछले महीने अल्मोड़ा में की गई थी। वहीं चमोली जिले के दौरे के दौरान भी ये बात कही गई थी, लेकिन कुछ लोग अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। बड़ी
जांच होना चाहिए। क्यों कि जो मीडिया में जो देखने को मिला है और जो रात को जो मुझे खबर मिली तो मुझे लगा कि इस पर मजिस्ट्रेटी जांच होना चाहिए, ताकि जो भी दोषी है, अगर कोई दोषी है तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा, और अगर कोई निर्दोष है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने श्रीनगर गढ़वाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि ये वादे किए थे जो जनता से, वो वादे अभी तक राज्य सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। वहीं पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस के दाम भी बीजेपी सरकार ने चुनाव में जो लगातार बढ़ाए हैं, जिससे आम आदमी की कमर टूट रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार को 4 साल होने वाले हैं, लेकिन सरकार का कार्यकाल पूरी तरह से विफल है। बेरोजगार युवा दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ हमेशा खड़ी है, बीजेपी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। एक तरफ किसान कोरोना की मार झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने कृषि बिल लाकर किसानों को और मुसीबत में डाल दिया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से त्रस्त है और अब प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव का इंतजार कर रही है। आप देखिए, हालत ये है कि पेट्रोल ने तो सेंचुरी बना दी है और डीजल जो है 90 पे खेल रहा है, वो भी शतक की ओर अग्रसर है। ये हालत की स्थिति है। आदमी जब बाजार में जाता है तो ना वो दाल खरीद सकता है, ना सब्जी खरीद सकता है। एक और आमजन जो है महंगाई से त्रस्त है, वहीं दूसरी ओर कोरोना की महामारी से वो जंग लड़ने का काम कर रहा है। साथियों को रोजगार देने का काम सरकार करेगी और इन 4 वर्षों में नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल पाया है और वो रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और जब इस विषय को हमने सदन के अंदर उठाने का काम किया तो सरकार की ओर से संसदीय मंत्री जी ने जो पिछला सत्र था उसमें बयान दिया। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला किया। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कमल जी, प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर वार किया है। उनका कहना है कि सरकार में आने से पहले जो भी बीजेपी ने जनता से वादे किए थे वो अब वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिससे जनता परेशान है। बिल्कुल सही बात है प्रगति। आप जो यहाँ पर गैरसैंण के सत्र जाते समय प्रीतम सिंह जगह जगह रुक रहे हैं और जहां समय मिलता है वहां पहुंच भी जाते हैं। आज उन्होंने जो श्रीनगर गढ़वाल पड़ता है, यहाँ उन्होंने प्रेस वार्ता की, पत्रकारों से वार्ता की, उन्होंने भारतीय संस्कृति का हमला बोला। उन्होंने जितने भी मैनिफेस्टो में, जब इस भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई थी 2017 में, तो उन्होंने जितने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे कोई पूरे नहीं कर पाए। उन्होंने कहा चाहे रोजगार के मामले हो और महंगाई के मामले हो, जितने भी चीजें हैं उसमें पूरी तरह विफल बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई की हालत यह है कि लगातार अगर गैस होने का जो सबसे बड़ी तारीख बात करें, जो रसोई गैस होती है वही स्थिति बात करें तो लगातार बढ़ते बढ़ते आज 850 रुपये सिलेंडर हो गया। वहीं डीजल पेट्रोल की लगातार कीमतें छू रही हैं। जबकि अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि इसकी विश्व स्तर पर कीमत बहुत कम है, लेकिन केंद्र सरकार, राज्य सरकारों ने इतनी अपने कर लगा दिए, इतनी एक्साइज ड्यूटियां लगा दी, जिससे आज ये हालत ये हो गई है कि लोग महंगाई से इतना परेशान है। तो उन्होंने लगातार यही कहा है, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पूरी तरह नाकाम साबित हुई और उन्होंने जनता पूरी से त्रस्त है। अब उन्होंने कहा 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं और अब चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा जो 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं वहां राज्य की जनता से त्रस्त है और वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकारते हुए कांग्रेस की सरकार बनाएगी और पूरी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनेगी। बिल्कुल कमल जी, हालांकि कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी को घेरने की कोशिश लगातार कांग्रेस कर रही है। लेकिन अगर हम बात कांग्रेस के कार्यकाल की करें तो उस दौरान भी भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर थी। जब यही बात जब प्रीतम सिंह जो प्रदेश थे उनसे पूछी गई तो उन्होंने कहा कि उस टाइम उन्होंने कहा कि अगर पेट्रोल डीजल की बात करें तो उस टाइम उन्होंने कहा कि लगभग
100 रुपए से ऊपर प्रति बैरल तेल था, लेकिन तब भी 80 या 90 रुपए 100 रुपए पेट्रोल डीजल नहीं गया। उसके बाद भी सरकार ने उसमें टैक्स बहुत कम कराया और सब्सिडी देने का काम किया। लेकिन उन्होंने कहा जहां कांग्रेस के टाइम में 400 रुपए का सिलेंडर होता था, आज वही 850 रुपए का सिलेंडर हो गया, जबकि पूरी तरह से सब्सिडी खत्म कर दी गई है। आज उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय अगर हम बात करें कीमतों में तो जो क्या कहते हैं पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम रेट है, लेकिन उसके बाद अगर बात करते हैं सरकार ने लगभग 40 से 50 रुपए प्रति टैक्स लगा दिया, वही राज्य सरकार को लगातार बढ़ाया। उन्होंने कहा जनता को कोई राहत देने का काम नहीं किया और पूरी तरह तानाशाही की तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, जिसका खामियाजा 2022 में राज्य में भुगतना पड़ेगा और पूरी तरह से जनता त्रस्त हो चुकी है और अगली सरकार जो होगी वो कांग्रेस पार्टी की हुई बनेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे, जहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिले में आज से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाने के काम से आज जिला चिकित्सालय बागेश्वर में शुरू किया गया, जिसकी सफलता के लिए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने जिला चिकित्सालय में जाकर टीकाकरण के लिए की गई व्यवस्थाओं और तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही जिले में 60 साल से ज्यादा उम्र और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को लगाए जाने वाले कोविड-19 टीकाकरण का काम जिले में आज से शुरू किया गया है, जिसमें जिले में आज जिला पंचायत कार्यालय में पंजीकरण केंद्र बनाया गया और टीकाकरण के लिए जिला चिकित्सालय को सेशन साइट बनाया गया, जिसमें जिलाधिकारी की तरफ से सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो बुजुर्ग लोगों को टीकाकरण करने में किसी तरह की असुविधा नहीं हो, इसके लिए सभी अधिकारी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करा लें। तो देश में एक बार फिर से कई राज्यों में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार तमाम राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं अब कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उसको नियंत्रित करने के लिए आज से 60 साल से ज्यादा बुजुर्ग लोगों के लिए टीका लगाने का काम राज्य में शुरू हो गया है। तो बागेश्वर में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीकाकरण के लिए आज से तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं इस टीकाकरण को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी ने खुद चिकित्सालय में जाकर टीकाकरण के लिए की गई सारी व्यवस्थाओं की जानकारी ली, तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि इस दौरान 60 साल से ज्यादा उम्र और 45 साल से ज्यादा उम्र के गंभीर रूप से बीमार लोगों को टीका लगना है। वहीं कोविड-19 के टीकाकरण का काम आज से बागेश्वर जिले में शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के पंजीकरण केंद्र भी बनाया गया है। इस दौरान जिला अधिकारी केंद्र पहुंचे हैं, उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, निरीक्षण किया है तमाम तैयारियों का। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित नौटियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण होना है, जिसके लिए आज से बागेश्वर में केंद्र बनाया गया है, टीकाकरण का अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान जिला अधिकारी पहुंचे हैं, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। क्या कुछ व्यवस्थाएं इस दौरान टीकाकरण केंद्र में पाई गई हैं? बिल्कुल प्रगति में बताना चाहूंगा। इससे पहले यहाँ पर बागेश्वर में जो फ्रंट वॉरियर थे, जिन्होंने कोरोना काल में अपना समय दिया था, उनकी टीकाकरण लगने के बाद यहाँ पर जो आज 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को उनको कोरोना वैक्सीन के लिए जो डोज दिए जाने, उसको लेकर देर रात तक जिलाधिकारी ने यहाँ बैठक की। अगर बात की जाए तो जो 45 वर्ष से अधिक जो बीमार व्यक्ति है, जो काफी रोग से ग्रसित है, तो उनको लेकर भी यहाँ विचार विमर्श चल रहा है और उनको भी कोरोना जो डोज दी जानी है उसको लेकर भी यहाँ डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके साथ साथ जो कोरोना वैक्सीन जो यहाँ पर गृह बनाए गए, वहाँ पर कोरोना को लेकर स्वास्थ्य को लेकर जो तमाम प्रकार की सुविधाएं, उसको लेकर भी उन्होंने दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो पोर्टल में जो पंजीकरण कराना है, उनको आंगनवाड़ी और जो आशा कार्यकर्ता, इनको लेकर भी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाए ताकि किस प्रकार से कोरोना की डोज दी जाएगी, क्योंकि पहले जो डोज दी जाती है पहले दिन, फिर उसके बाद 28 दिन दी जानी है। इसको लेकर भी उन्होंने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता, उनको प्रशिक्षण देने के लिए अधिकारी को निर्देश किया। इसके साथ उन्होंने कहा है कि जो यहाँ पर जो संचालक है, जो पंजीकरण करने के लिए
जो पंजीकरण कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन के लिए, जो 60 वर्ष से अधिक है या 45 वर्ष से अधिक जिनको बीमारी है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि इनका पंजीकरण किया जाए। और जो इनके प्रशिक्षण संचालक उनको भी ये निर्देश दे रहे हैं कि इनको भी प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि ये भी उन तमाम प्रकार की जो कमियां या गतिविधियां उनको सीखे। और उनके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो वैक्सीनेशन, जैसे घर में अगर कोई भी किसी कोरोना को लेकर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो उनको लेकर उन्होंने भी एक वेबसाइट जारी की है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आप इस वेबसाइट के जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कोरोना की जो वैक्सीन उसको लगा सकते हैं। जी प्रगति। जी अमित, इस दौरान टीकाकरण केंद्र की व्यवस्थाओं का, जानकारियों का, तैयारियों का जायजा लिया है जिलाधिकारी ने। क्या वहां जो लोग मौजूद हैं, अभी तक चूंकि फ्रंट लाइन वर्कर्स को लग रहा था कोरोना टीकाकरण, अब ये 60 साल से जो ज्यादा उम्र के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको ये टीकाकरण किया जाना है, उनके लिए दवाई लगनी है। वहीं अब ये दूसरा डोज कब दिया जाएगा, उसको लेकर के प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं? बिल्कुल प्रगति, अगर बात की जाए तो ये कार्य शुरू हो चुका है। वैक्सीनेशन 60 वर्ष से जो 45 वर्ष के जो रोग से ग्रसित है उनको लेकर ये वैक्सीनेशन शुरू होगी। इसके बाद जो दूसरा डोज दिया जाएगा वो 28 तारीख को दिया जाएगा। और विशेषकर जो बात की जाए तो डीएम ने यहाँ निर्देशित किया है कि इससे पहले जो खामियां आई थी उनको भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इनके साथ उन्होंने बताया है कि जो यहाँ पर जो पोर्टल है, विशेषकर उन्होंने पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन के नाम के लिए उनको सभी अधिकारियों को निर्देश किया कि जल्द से जल्द किया जाए, ताकि हम उन लोगों को चिन्हित कर सके जो 60 वर्ष से अधिक ऊपर है। और इसके साथ यहाँ पर जो चिकित्सा अधिकारी उनको भी निर्देशित किया है कि आप जो आंगनबाड़ी की बात की जाए या आशा कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो इनको निर्देश दिए हैं कि आप उनको चूज कर लें जो 45 वर्ष से जो बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनको लेकर भी कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। अगर बात की जाए तो इन दिनों वैक्सीन जो कोरोना के मामले वो यहाँ उत्तराखंड में लगातार इसकी धीमी पड़ रही है, तो इसको लेकर भी डीएम ने कहा है कि जो यहाँ पर मार्केट में जहाँ भीड़ हो रही तो वहाँ पर 2 गज की दूरी बनाने के निर्देश दिए। और इसके साथ साथ जो मास्क है उसको भी पहनने की लोगों से अपील की, ताकि अब ये कोरोना है लेकिन अभी इससे ढिलाई नहीं बरतनी है, तो इसको लेकर उन्होंने निर्देश दिए। जी प्रगति। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, जहां इंटरनेशनल पायनियर क्लब दिल्ली शाखा की तरफ से 17वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पायनियर के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पंडित हेमचंद्र भट्ट और नवीन तिवारी राष्ट्रीय महासचिव का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता, सतीश गुप्ता, अंकुर गुप्ता, राजेंद्र मोहन मित्तल, डॉक्टर मदन गोपाल गुप्ता, संजय, दीपक गुप्ता सहित कई लोगों ने इस दौरान जोरदार स्वागत किया। वहीं हेम भट्ट और नवीन तिवारी दिल्ली शाखा के सभी रक्तदान शिविर आयोजकों का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए भी नजर आए। और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पोखरी के कांग्रेस जनों ने आज बद्रीनाथ विधायक पर विकास कामों को लेकर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि आज मुख्य बाजार से गली कस्बे से होते हुए मुख्य चौराहे में बद्रीनाथ विधायक का पुतला फूंका गया, जहां मुख्य चौराहे पर सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार में जो कार्य पोखरी ब्लॉक में शुरू किए गए थे वो सभी काम बीजेपी विधायक ने बंद करवा दिए हैं, जिसके चलते पोखरी ब्लॉक में विकास के काम थम गए हैं। विधायक पर आरोप लगाते हुए ये कहा गया कि जो विधायक निधि दी जा रही है उसमें भारी लापरवाही की जा रही है, जिसको लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम पोखरी के माध्यम से जिला अधिकारी चमोली को ज्ञापन सौंपा है। विधायक महेंद्र भट्ट जी के द्वारा जो पूर्व सरकार के कार्य यहाँ पर प्रस्तावित हुए थे वो आधे अधूरे पड़े हुए हैं, उन कार्यों को बंद करवा दिया गया है। जैसे उडामांडा में हमारा पॉलिटेक्निक जो कि अंतिम चरणों में था, बन चुका था, आज महेंद्र भट्ट जी की विधायक बनने के बावजूद बुरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। कि जब तक विधायक जी विपक्ष में थे तब तक आप हमेशा जनता को गुमराह करते थे। राजेंद्र भंडारी ने सारा गुंडागर्दी करके पूरा भ्रष्टाचार का मामला फैला दिया है। मैं इनके कामों की जांच कराऊंगा। हम ये कहना चाहते हैं कि आज राजेंद्र सिंह भंडारी विपक्ष में, सरकार तुम्हारी है, केंद्र की सरकार तुम्हारी है, क्यों आप गुजरात से पीछे हट रहे? चलिए बढ़ते आगे, जहां अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल हरक सिंह रावत ने आज प्रेमनगर गडोली घंटा मोटर मार्ग के निर्माण कामों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई 4 किलोमीटर की सड़क और सड़क के दायरे में बनाई गई पुलिया पुश्तों का निरीक्षण भी किया।
साथ ही उन्होंने गांव वासियों की शिकायत पर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि जो भी निर्माण कार्य हुए हैं वो कब कब हुए और कितनी धनराशि उसमें व्यय हुई उसकी रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने गांव वासियों को मोटरबाग में जो भी कमियां हैं या जो काम पूरे नहीं हुए हैं उन्हें दिखाने की बात भी कही। इस पर गांव वासी हीरालाल टमटा का कहना था कि प्रेमनगर गडोली खंडा मोटरमार्ग पर जगह जगह पुलिया बनाई गई थी जिन्हें दैवीय आपदा की धनराशि से फिर से बनाया गया, जो कि सरकारी धनराशि का दुरुपयोग है। इस पर अधिशासी अभियंता लोनिवी ने बताया कि पहले जो पुलिया बनाई गई थी वो कच्ची पुलिया थी जो दैवीय आपदा की वजह से बह गई और जिन्हें दैवीय आपदा की धनराशि से फिर से बनाया गया जिससे मोटर मार्ग को भूस्खलन से रोका जा सके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए देवभूमि उत्तराखंड की खबरें। नमस्कार।